हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में स्पीड कंट्रोल आपको बताया गया था। लास्ट स्पीड कंट्रोल चल रहा है, ठीक है। उस स्पीड कंट्रोल में हमने क्या बताया था कि एक कम्युलेटिव कास्केडिंग होती है और एक डिफरेंशियल कास्केडिंग होती है। कास्केडिंग का मतलब है कि इंडक्शन मोटर को सीरीज में जोड़ना, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई से नहीं, बल्कि एक इंडक्शन मोटर के शाफ्ट से दूसरे इंडक्शन मोटर के शाफ्ट को मैकेनिकली क्या करना, कपुल्ड करना। इसी को क्या बोला जाता है, कास्केडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब एक मोटर का शाफ्ट दूसरे मोटर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो दोनों की स्पीड एकदम हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आया? दोनों की स्पीड हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, एक होता है कम्युलेटिव कास्केडिंग, दूसरा का होता है डिफरेंशियल कास्केडिंग। पिछला जो स्पीड कंट्रोल लास्ट में पढ़ाया गया था ये उसी का पार्ट है। वो तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि कम्युलेटिव कास्केडिंग हमने कब बताया था, जब दोनों पर क्या हो, दोनों का फेज सीक्वेंस से क्या हो, सेम हो। फेज सीक्वेंस सेम होने से दोनों का आरएमएफ सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों का जो सिंक्रोनस स्पीड है उस स्पीड से आरएमएस हमारा क्या होता है, घूमता, आरएमएफ हमारा घूमता है और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों इंडक्शन मोटर का सेम डायरेक्शन में होगा। जब आरएमएफ दोनों इंडक्शन मोटर का सेम डायरेक्शन में होगा तो एक ही डायरेक्शन में टार्क भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क भी वर्क करेगा। तो टार्क भी एक ही डायरेक्शन में होता है और आरएमएफ भी एक ही डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है। अब मैकेनिकली कपुल्ड हैं तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। समझ में आया? दोनों की स्पीड भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। तो दोनों मोटर की स्पीड बराबर होगी, क्योंकि मैकेनिकली कपुल्ड हैं तो दोनों की बराबर होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से देखिए, अब N1 पहले मोटर की स्पीड देखिए, हमने क्या फिगर बनाया था ना, फिगर बना के हमने आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, SRIM एक इंडक्शन मोटर है। यहाँ पर हमारा 3 स्लिप रिंग लगा है। यहाँ पर कितना स्लिप रिंग लगा है, 3 स्लिप रिंग लगा है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा मोटर है SRIM या फिर आपका SCIM। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो हमारा इसका आउटपुट होगा ये जा कर के इससे कनेक्ट होगा, यहाँ इसके इनपुट से। समझ में आया? इसका जो आउटपुट होगा, और यहाँ पर ये क्या है, इसको हम 3 फेज सप्लाई यहाँ से देंगे। तो ऐसे ही फिगर हमने आपको क्या किया था, बताया था, ठीक है। बहुत बड़ा फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल छोटा सा फिगर आप बना दीजिए, बस उसको केवल आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। तो अब इस मोटर की स्पीड मान लीजिए, इसका हम पोल P1 माने थे, इसका पोल P2 माने थे, इसका स्लिप S1 माने थे। समझ में आया? इसका स्लिप क्या माना गया था, S2 माना गया था। और दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इसकी स्पीड N1 होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, N2 हमने मान लिया। हालांकि दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वो अलग बात है। तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको पता है ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि N बराबर होता है NS -1 माइनस S होता है कि नहीं। अब आपको पता है कि NS बराबर होता है 120 इंटू F बाई क्या होता है, P होता है कि नहीं। तो NS के स्थान पे आप रख सकते हैं कि N बराबर आपका 120 इंटू F बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो उसी के अनुसार ये रखा गया है। तो यहाँ पर अगर N1 होगा, समझ में आया, तो यहाँ पर P1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। अगर यहीं पे क्या हो जाए, N2 हो जाए, यहीं पे क्या हो जाए, N2 हो जाए, तो यहाँ पर आपका P2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, रोटर साइड से जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, S1 इंटू F मिलेगी कि नहीं, स्लिप फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो स्लिप रिंग है उसके ऊपर जो आउटपुट मिलेगा वो S1 इंटू F मिलेगा हमें, क्योंकि रोटर पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है, और स्लिप फ्रीक्वेंसी S1 इंटू क्या होगा, आपका F होगा, S इंटू F होता है। समझ में आए? तो यहाँ पर पहला 1 माने हैं तो हम S1 इंटू क्या मान ले रहे हैं, F मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आउटपुट है ना। अब ध्यान से देखिए, अब यही फ्रीक्वेंसी इस मोटर के लिए इनपुट है, यही फ्रीक्वेंसी इस मोटर के लिए क्या है, इनपुट है। इसका तो हमने पहले ही 1 माना है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर N1 की मैं बात करूँ तो N1
अभी इस फार्मूले के अनुसार आप तो पढ़ ही चुके हैं कि N1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ बाई क्या हो जाएगा P1 1 माइनस S1 हो जाएगा कि नहीं भाई। सिंपल सी बात है, इसी फार्मूले के अनुसार हमने आपको बताया अगर यहाँ पर N1 होगा तो यहाँ पर P1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा कि नहीं। तो N1 का मान हमने यहाँ पर क्या कर दिया 120 इंटू एफ अपान P1 1 माइनस क्या हो गया S1। N2 का मान कितना होगा हमने यहाँ पर क्या कर दिया N2 कर दिया। तो जब हम N2 कर देंगे तो N2 की स्पीड के इनपुट में फ्रीक्वेंसी कितनी है S1 इंटू F1 एफ है S1 इंटू एफ है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कितना कर देंगे बताइए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम S1 इंटू एफ कर देंगे, समझ में आया। और यहाँ पर आपका P2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, समझ में आया भाई। इसके जो रोटर इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा रोटर का वो क्या होगा आपका S2 होगा, वो फ्रीक्वेंसी करें। इसका जो स्लिप होगा क्या माने हैं S2 माने हैं ना। तो उस कंडीशन में N2 बराबर आपका इतना आ गया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है 120 इंटू S1 इंटू एफ बटे क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा गुड़े 1 माइनस S2 हो जाएगा, समझ में आया। ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इफ़ S2 इज वेरी स्मॉल, S2 को हम यहाँ पर क्या माना है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है छोटी है, वैसे भी 1 से कम होता है, समझ में आया, वैसे भी 1 से क्या होता है कम होता है। तो इस कंडीशन में S2 का मान क्या होता है बहुत ही कम होता है। वास्तव में S2 का मान बहुत क्या होता है कम होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मान भी रहे हैं, ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर S2 को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो S1 और S2 दो वेरिएबल हो जाएंगे, समझ में आया। जब दो वेरिएबल हो जाएंगे तो और सारे समीकरण आ जाएंगे, जब और सारे समीकरण आ जाएंगे तो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा क्या लगेगा समय लगेगा। हमें पता है कि आगे जो है S2 को हमें नगण्य मानना ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर S2 को क्या मान लेते हैं वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल मान लेंगे तो 1 माइनस इसको S2 को अगर हम 0 भी कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 माइनस 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सोचिए अब यहाँ पे क्या होगा 120 कैंसिल हो गया, एफ से आपका एफ कैंसिल हो गया, समझ में आया। बाकी तो वही रहेगा 1 माइनस S1 बटे P1 बराबर S1 अपान क्या हो जाएगा S1 अपान P2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, समझ कैंसिल क्या हो गया, यहाँ पर 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से S1 का मान क्या हो गया S1 बराबर आपका P2 बाई P1 प्लस P2 हो गया, समझ में आया। S1 बराबर P2 प्लस क्या हो जाएगा P1 हो गया, P2 प्लस क्या हो जाएगा P1 हो गया। देखिए S1 बराबर P2 बाई P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो स्पीड है ये तो N2 वाली है ना, ये क्या है आपका N2 है और ये आपका क्या है N1 है। तो हमें पता है कि N2 का मान कितना है, N2 मान लीजिए चाहे आप N1 मान लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसी N2 को ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम N2 ले रहे हैं, N2 बराबर 120 इंटू S1 एफ बाई क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। अब यहाँ पर S2 को तो हमने नगण्य माना ही है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी में S1 का मान हम रख देंगे। S1 बराबर हमारा कितना है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो लिखा गया है। देखिए इस वाले टर्म को हम ले रहे हैं, इस वाले टर्म को, क्योंकि S2 का मान हमने क्या माना है नेग्लेक्ट माना है। तो यहाँ पर इस वाले टर्म को ले रहे हैं। तो ये क्या है N2 बराबर है ना, ये क्या है N2। अब जो N2 होगा वही तो N1 होगा। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर N2 की जगह पर हम N2 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं सेट लिख देते हैं। सेट मतलब ये जो हमारा पूरा सेट है उसकी जो ओवरऑल स्पीड है वो इसके अनुसार से निकलेगी, चाहे आप N1 के अनुसार निकालिए चाहे आप N2 के अनुसार निकालिए। तो इसी का नाम हमने सेट दिया कि पूरे सेट की जो स्पीड होगी उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना है 120 इंटू आपका S1 इंटू क्या है एफ है बटे क्या है P2 है। अब इसी में S1 का मान रख दीजिए क्योंकि S1 बराबर P2 बाई P1 प्लस क्या है P2 है, तो इसमें रख देंगे। जब रख देंगे तो P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो 120 इंटू एफ बटे क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेट स्पीड आ गई, सेट पूरे सेट की जो हमारी स्पीड होगी N सेट बराबर 120 इंटू एफ बटे क्या हो जाएगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारी स्पीड निकल करके आ गई, ये हमारी स्पीड निकल करके आ गई, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है दो कैस्केडिंग में दोनों मशीन की जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है बराबर होती है।
यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ गए कि हमारी एक जो पहली जो स्पीड है वो आ गई, एन सेट बराबर 120 इंटू एफ P1 प्लस P2 समझ। लेकिन ये किस कंडीशन में है? कामुलेटिव कंडीशन में है। कामुलेटिव में एडिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पोल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। समझ में आया? तो कामुलेटिव कंडीशन में ये फार्मूला आता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, स्पीड है। अब इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब स्पीड का मान भाई 1500 RPM 1600 RPM जो भी हो, तो ये तो हमें पता नहीं है। तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब रखा जाएगा तभी तो इसका मान आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे इसे हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, कैस्केडिंग में मशीन की स्पीड हमेशा इक्वल होती है। समझ में आया? कैस्केडिंग में मशीन की स्पीड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये तो कम्युलेटिव कैस्केडिंग में था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए डिफरेंशियल कैस्केडिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल कैस्केडिंग में जानते हैं क्या होता है, फेज सीक्वेंस को हम चेंज कर दे रहे हैं। जब फेज सीक्वेंस को हम दोनों एक का RY भी फेज सीक्वेंस है तो एक का RBY फेज सीक्वेंस है, तो उस कंडीशन में जब दोनों का फेज सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे तो होता क्या है कि दोनों के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोनों का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएच से ही घूमेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या घूमेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब सिंपल सी बात है दोनों का RMF एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दोनों पर जो टार्क डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क, को भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में घूम मतलब लगेगा दोनों का टार्क। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों का टार्क आपस में क्या हो, बराबर हो। दोनों का टार्क आपस में बराबर नहीं रहेगा। समझ में आया? किसी एक का टार्क बहुत ज़्यादा होगा तो किसी एक का टार्क कम होगा। तो जिसका टार्क ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में दूसरी मोटर भी क्या करेगी, घूमेगी। भले ही अपोजिट डायरेक्शन में RMF है और क्या कहते हैं टार्क है, लेकिन अब जिसका टार्क ज़्यादा होगा उसी हिसाब से क्या करने लगेगा, दूसरा मोटर भी हमारा क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर दोनों का टार्क आपस में क्या है, अपोजिट है। दोनों के सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में टार्क भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों का मोटर का जो रोटर है, दोनों के भला कि मैकेनिकली कपुल्ड है वो अलग बात है, लेकिन दोनों के मोटर का रोटर दो है एक दूसरे के अपोजिट घूमना चाहेंगे, लेकिन घूम तो पाते नहीं हैं। किसी एक ही दिशा में क्या करते हैं, घूमते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट टार्क डेवलप होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के अपोजिट दोनों एक दूसरे के घूमना चाहते हैं लेकिन घूम नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि किसी एक का टार्क किसी एक से ज़्यादा होता है, तो जिसका टार्क ज़्यादा होता है उसी दिशा में दोनों मतलब क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम स्पीड को मानेंगे n1 बराबर n2 तो होगा, सिंपल सी बात है n2 होगा, लेकिन दोनों में टार्क अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट घूमना चाहेंगे। हालांकि घूम नहीं रहे लेकिन चाहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर माइनस लगेगा तो n1 का मान तो आपको पता है 120 इंटू F बटे P1 इंटू 1 माइनस S1। ये तो पहले यहाँ पर अब माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जब माइनस आ जाएगा तो S2 को तो हमने इस्तेमाल माना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जब S1 का मान निकालेंगे तो P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1। बस यहाँ पर नीचे जो है ना माइनस आ जाएगा, वहाँ पर क्या था, प्लस था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सेट की स्पीड निकालेंगे, किसकी स्पीड निकालेंगे, सेट की स्पीड निकालेंगे। तो सेट की अगर स्पीड निकालेंगे तो बताइए क्या है, 120 इंटू S1 इंटू F, ये वाला हम ले रहे हैं, चाहे आप ये वाला लीजिए चाहे आप ये वाला लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर S1 ऊपर है तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी, यहाँ पर 1 माइनस S है तो थोड़ा कैलकुलेशन में जटिलता होगी, ठीक है। तो n सेट बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू S1 इंटू F बटे क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो S1 का मान इसी में रख दीजिए, जब रख देंगे तो P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, n सेट बराबर 120 इंटू F बटे P2 माइनस क्या आ जाएगा, P2। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोल की संख्या क्या है, कम हो गई। सिंपल सी पोल की संख्या क्या हो गई, कम हो गई।
समझ में आया। अब पोल की संख्या कम हो गई और वहाँ पर पोल की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो है स्पीड हमें क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल कंडीशन में था। जब डिफरेंशियल कास्केडिंग हो तो उस कंडीशन में ये था। ठीक है। अब देखिए इस मेथड में जो है हमें 4 स्पीड मिल पाती है। एक स्पीड आपको मिलेगी, मान लीजिए NS1 बराबर आपका मिलेगा 120 इंटू एफ बटे क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। अब एक दूसरी स्पीड मिलेगी NS2 बराबर आपका मिलेगा 120 इंटू एफ बटे क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। समझ में आया। और एक NS3 मिलेगा, NS3 बराबर 120 इंटू एफ बटे P2 प्लस आपका क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। और एक क्या मिलेगा, NS4 मिलेगा। 4 स्पीड मिलती है। इसमें कितनी स्पीड मिलती है, 4 स्पीड। 120 इंटू एफ बटे P2 माइनस क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। समझ में आया। तो इतनी स्पीड हमें क्या होगी, मिलेगी। एक P1 के कारण, दूसरा P2 के कारण, फिर एक P2 माइनस P1 के कारण और एक P2 प्लस P1 के कारण। समझ में आया। तो ये 4 स्पीडें हमें क्या होती हैं, मिलती हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल कैस्केडिंग रहा। अब आपका यहाँ पर स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर में बस एक टॉपिक बच रहा है आपका, और वो टॉपिक है आपका जो है टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। समझ में आया, टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म होता है। धन्यवाद।